मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बाहर से शांत दिखती थी। राजमहल में सोने की दीवारें थीं, खजाने भरे हुए थे और हाथियों की चिंगाड़ दूर दूर तक गूंजती थी। राजा धनानंद अब भी खुद को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक मानता था। उसे यह आभास भी नहीं था कि उसका साम्राज्य अंदर से खोखला हो चुका है। धनानंद की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। उसने मंत्रियों पर भरोसा करना छोड़ दिया था, सेनापतियों को डर से चलाता था और जनता को सिर्फ कर वसूलने का साधन समझता था। मगध की गलियों में अब ऐसे लोग घूम रहे थे जिन्हें कोई पहचान नहीं पाता था। कोई व्यापारी बनकर, कोई साधु बनकर, कोई कलाकार बनकर। ये थे चाणक्य के जासूस। वे जानते थे कौन मंत्री राजा से नाराज है, कौन सैनिक वेतन से असंतुष्ट है और कौन दरबारी सत्ता बदलने का इंतजार कर रहा है। मगध की जनता पहले ही थक चुकी थी। भारी करों ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। व्यापारी राजा से घृणा करने लगे थे। सेना में भी असंतोष फैल चुका था और जब जनता और सेना दोनों असंतुष्ट हों तो सबसे मजबूत किला भी ढह जाता है। इस बार सीधा युद्ध अकेला हथियार नहीं था। चाणक्य ने नंद साम्राज्य को भीतर से तोड़ने की योजना बनाई। राजधानी को चारों ओर से नहीं, भीतर से घेरना था। जब चंद्रगुप्त की सेना मगध की सीमाओं तक पहुंची तो दृश्य बदला हुआ था। यह वही सेना नहीं थी जो पहली बार हारी थी। यह अब अनुभवी, अनुशासित और उद्देश्य से भरी सेना थी। युद्ध हुआ, लेकिन यह केवल तलवारों का युद्ध नहीं था। यह रणनीति बनाम घमंड का युद्ध था। नंदों की विशाल सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन मन से कमजोर। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, नंद सैनिक पीछे हटने लगे। कुछ ने हथियार डाल दिए, कुछ ने विद्रोह कर दिया। राजधानी पाटलिपुत्र, जो कभी अजेय मानी जाती थी, अब गिर रही थी। इतिहास इस पर एकमत नहीं है कि धनानंद का अंत कैसे हुआ। कुछ ग्रंथ कहते हैं वह मारा गया, कुछ कहते हैं उसे निर्वासित किया गया। लेकिन एक बात तय है, उसका शासन समाप्त हो चुका था। मगध की जनता ने पहली बार आजादी की सांस ली। दरबार के दरवाजे खुले, कर घटाए गए, अन्याय समाप्त हुआ और उसी धरती पर जहां कभी धनानंद बैठा करता था, अब बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गुमनाम था, अब भारत का सम्राट था। यह केवल एक राजा का उदय नहीं था, यह भारत के पहले वृहद साम्राज्य का जन्म था। चंद्रगुप्त ने केवल मगध नहीं जीता, उसने एक प्रणाली बनाई, एक ऐसा शासन जो कानून, अनुशासन और प्रशासन पर आधारित था। चाणक्य अब केवल आचार्य नहीं था, वह साम्राज्य का मस्तिष्क था। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य उत्तर भारत में फैलने लगा। गंगा घाटी से लेकर उत्तर पश्चिम तक एक झंडा, एक सत्ता, एक व्यवस्था। भारत पहली बार एक राजनीतिक इकाई बन रहा था। जब सिकंदर महान की मृत्यु हुई तो उसका विशाल साम्राज्य एक साथ नहीं टिक सका। यूनान से लेकर मिस्र तक फैली सत्ता उसके सेनापतियों में बांट गई। इतिहास इन्हें डियाडोची के नाम से जानता है। इन्हीं में से एक था सिल्यूकस निकाटर। सिल्यूकस का सपना था सिकंदर के पूर्वी क्षेत्रों को फिर से अपने अधीन लाना। उसकी नजर भारत पर थी। वह मानता था सिकंदर जो अधूरा छोड़ गया वह उसे पूरा करेगा। सिल्यूकस अपनी सेना लेकर भारत की ओर बढ़ा, लेकिन यह वही भारत नहीं था जिसे सिकंदर ने देखा था। अब यहां चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, एक संगठित, अनुशासित और विशाल साम्राज्य। यह युद्ध सिर्फ सीमा का विवाद नहीं था, यह दो सभ्यताओं की टक्कर थी, यूनानी रणनीति और भारतीय संगठन। सिल्यूकस की सेना अनुभवी थी, लेकिन चंद्रगुप्त की सेना संख्या और अनुशासन में कहीं अधिक मजबूत थी। चंद्रगुप्त सीधे निर्णायक युद्ध की ओर नहीं बढ़ा। उसने सीमाओं को सुरक्षित किया, आपूर्ति मार्ग काटे और दुश्मन को धीरे धीरे कमजोर किया। यह वही रणनीति थी जो उसने नंदों के खिलाफ सीखी थी। युद्ध हुआ। इतिहास इस युद्ध का विस्तृत वर्णन नहीं देता, लेकिन परिणाम स्पष्ट है। सिल्यूकस जीत नहीं सका। एक यूनानी राजा के लिए यह असाधारण बात थी। अंततः दोनों शक्तियों के बीच एक संधि हुई। यह केवल युद्ध विराम नहीं था, यह इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता था। सिल्यूकस ने भारत के विशाल क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिए। इसके बदले
चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी दिए। इन हाथियों ने आगे चलकर यूनानी युद्धों में निर्णायक भूमिका निभाई। कई इतिहासकार मानते हैं इस संधि के तहत एक वैवाहिक संबंध भी बना। हालांकि विवरण अस्पष्ट है, लेकिन यह स्पष्ट है भारत और यूनान अब शत्रु नहीं थे। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीस को पाटलिपुत्र भेजा। यह पहली बार था जब किसी विदेशी ने मौर्य साम्राज्य को इतनी निकटता से देखा। मेगास्थनीस ने भारत पर एक ग्रंथ लिखा, इंडिका। हालांकि यह ग्रंथ आज पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके अंश हमें बताते हैं पाटलिपुत्र का वैभव, मौर्य प्रशासन, विशाल सेना और संगठित समाज, यह सब चंद्रगुप्त की शक्ति का प्रमाण है। मेगास्थनीस के अनुसार पाटलिपुत्र लकड़ी से बना एक विशाल शहर था। उसकी दीवारें, उसके द्वार और उसकी व्यवस्था उस समय की दुनिया में अद्वितीय थी। सेल्यूकस से संधि के बाद मौर्य साम्राज्य केवल भारतीय नहीं रहा, वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया। भारत अब दुनिया के नक्शे पर एक शक्ति था। युद्ध जीतना कठिन होता है, लेकिन शांति बनाए रखना उससे कहीं अधिक कठिन। चंद्रगुप्त मौर्य अब केवल एक विजेता नहीं था, उसके सामने एक और बड़ी चुनौती थी, इतने विशाल साम्राज्य को सही ढंग से चलाना, एक ऐसी व्यवस्था बनाना जो व्यक्ति पर नहीं, सिद्धांतों पर आधारित हो। यहीं पर चाणक्य का असली योगदान सामने आता है। उसने जो ज्ञान तक्षशिला में सिखाया था, उसे अब व्यवहार में उतारा जा रहा था। चाणक्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र सिर्फ एक किताब नहीं था, यह राज्य चलाने का पूरा विज्ञान था। मौर्य साम्राज्य पूरी तरह केंद्रीकृत शासन पर आधारित था। अंतिम निर्णय सम्राट का होता था, लेकिन हर निर्णय सूचना, सलाह और जांच के बाद लिया जाता था। राजा भावना से नहीं, तर्क से शासन करता था। इतने बड़े साम्राज्य को सीधे नियंत्रित करना संभव नहीं था, इसीलिए मौर्य साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया। हर प्रांत का एक शासक था जो सीधे सम्राट को उत्तरदायी था। यह व्यवस्था राज्य को स्थिर बनाए रखने के लिए थी। पाटलिपुत्र केवल राजधानी नहीं थी, यह प्रशासन का मस्तिष्क था। यहीं से कर व्यवस्था, सेना, व्यापार और न्याय सब नियंत्रित होता था। मेगास्थनीज के विवरणों के अनुसार शहर कड़ी सुरक्षा में था और सुव्यवस्थित था। मौर्य शासन में कानून सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, न्याय राज्य की जिम्मेदारी थी। अपराध के लिए दंड कठोर थे, लेकिन नियम स्पष्ट थे। इसका उद्देश्य डर नहीं, व्यवस्था बनाए रखना था। राज्य की रीढ़ उसकी अर्थव्यवस्था होती है। चंद्रगुप्त के शासन में कर अनिवार्य थे, लेकिन मनमाने नहीं। किसानों से उपज का एक निश्चित भाग लिया जाता था। व्यापारियों पर निगरानी रखी जाती थी, लेकिन व्यापार को प्रोत्साहन भी दिया जाता था। अर्थशास्त्र में कृषि को राज्य का आधार माना गया है। सिंचाई के लिए नहरें बनवाई गईं। भूमि की माप और उपज का हिसाब राज्य द्वारा रखा जाता था। यह उस समय के लिए अत्यंत उन्नत व्यवस्था थी। मौर्य साम्राज्य की सेना सिर्फ बड़ी नहीं थी, वह संगठित थी। पैदल सेना, घुड़सवार, रथ और युद्ध हाथी, हर इकाई का अपना कमांड था। सेना राजा की निजी शक्ति नहीं, राज्य की संस्था थी। चाणक्य जानता था खतरे हमेशा सीमा से नहीं आते, इसलिए एक विस्तृत जासूसी तंत्र बनाया गया। राज्य के भीतर और बाहर सूचना पहुंचती रहती थी। यह तंत्र राज्य को संकट से पहले सावधान कर देता था। मौर्य काल में नगर जीवन फला फूला। शिल्पकारों को राज्य का संरक्षण मिला, सड़कें बनी, व्यापार मार्ग सुरक्षित किए गए। भारत अब केवल आत्मनिर्भर नहीं था, वह व्यापारिक शक्ति बन रहा था। इस युग के सिक्के, मोहरें और अवशेष आज भी चंद्रगुप्त के शासन की गवाही देते हैं। पंचमार्क कॉइन्स मौर्य अर्थव्यवस्था के सबसे ठोस प्रमाण हैं। पहली बार भारत में एक ऐसी सत्ता थी जो केवल युद्ध से नहीं, व्यवस्था से चल रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य को व्यक्ति से ऊपर रखा। चंद्रगुप्त मौर्य अब अपने जीवन के उस मोड़ पर था जहां हर सपना पूरा हो चुका था। एक विशाल साम्राज्य, अनुशासित प्रशासन, अजेय सेना और अंतरराष्ट्रीय सम्मान, भारत पहली बार एक स्थिर शक्ति बन चुका था। लेकिन इसी स्थिरता के बीच चंद्रगुप्त के मन में एक बेचैनी जन्म ले रही थी। इतिहास अक्सर विजेताओं की तलवार देखता है, लेकिन उनके मन में उठते प्रश्न दुर्लभ होते हैं। चंद्रगुप्त पूछ रहा था, क्या यही जीवन है?
क्या सत्ता ही अंतिम सत्य है? यही प्रश्न उसे सत्ता से संन्यास की ओर ले जा रहा था। इसी समय चंद्रगुप्त का संपर्क हुआ जैन आचार्य भद्रबाहु से। जैन ग्रंथों के अनुसार भद्रबाहु अपने समय के महान तपस्वी थे। उनकी शिक्षाएं अहिंसा, त्याग और आत्मसंयम पर आधारित थी। जैन परंपराओं के अनुसार मगध में भयानक अकाल पड़ा। भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए और चंद्रगुप्त एक सम्राट होते हुए भी सब कुछ छोड़कर उनके साथ चल पड़ा। चंद्रगुप्त ने सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। यह कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं थी, यह एक चेतन निर्णय था, एक ऐसा निर्णय जो इतिहास में दुर्लभ है। चंद्रगुप्त दक्षिण भारत पहुंचा। कर्नाटक की भूमि पर स्थित श्रवणबेलगोला आज भी उस यात्रा की गवाही देता है। वहां वह एक सम्राट नहीं था, वह एक साधक था। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने सल्लेखना का व्रत लिया। यह आत्महत्या नहीं थी, यह पूर्ण चेतना के साथ शरीर को त्यागने की आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। धीरे धीरे पूर्ण संयम के साथ अहिंसा में लीन होकर एक सम्राट इतिहास से अमर हो गया। श्रवणबेलगोला में आज भी शिलालेख मिलते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु का उल्लेख करते हैं। यह प्रमाण बताते हैं कि यह केवल कथा नहीं, इतिहास है। चंद्रगुप्त के बाद सिंहासन संभाला बिंदुसार ने। उसने मौर्य साम्राज्य को स्थिर रखा और बिंदुसार के बाद आया एक ऐसा नाम जो दुनिया जानती है, अशोक। लेकिन अशोक की नींव चंद्रगुप्त ने ही रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ भारत का पहला सम्राट नहीं था, वह राज्य निर्माण का प्रथम महान उदाहरण था। उसने दिखाया कि शक्ति केवल तलवार से नहीं, व्यवस्था से आती है। आज भी जब हम भारत के राजनीतिक इतिहास को देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रारंभिक स्तंभ की तरह खड़ा दिखाई देता है। एक गुमनाम बालक जो सम्राट बना, एक सम्राट जो साधु बना। इतिहास में बहुत से राजा आए, बहुत से साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए अमर है क्योंकि उसने सत्ता भी जी और त्याग भी। और शायद यही कारण है कि आज भी उसका नाम इतिहास में श्रद्धा से लिया जाता है। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, यह हमें सिखाती है कि सच्ची महानता केवल जीत में नहीं बल्कि छोड़ देने में भी होती है।